हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वही होने वाला है जो लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने कवर अप किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिसोल्यूशन की एंट्रीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है। अगर आपने डिसोल्यूशन का, ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है, और हाँ अगर आपने नहीं देखा है हमारा इसका बेसिक वाला पार्ट जनरल नोटिस एग्जैक्टली कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, वो सारा का सारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उस वीडियो का आई बटन पे लिंक मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपको इजीली आप उसे सर्च आउट कर सको। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि हम लोग आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं जो कि डिसोल्यूशंस के होने वाले हैं स्पेसिफिकली। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दो क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे बेटा, तो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो डिसोल्यूशन के अंदर आपको हेल्प करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, इट सेज दैट कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको कुछ एंट्रीज है जो आपको पास ऑन करनी है। तो एंट्री नंबर 1, इट सेज क्रेडिटर्स ऑफ ₹85,000 एक्सेप्टेड 40,000 रुपीज एज कैश and investment 43,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखो बेटा, जब कभी भी ना आपको इस तरीके की सिचुएशन मिल जाती है कि भाई आपको किसी भी एक पार्ट को, ठीक है, जैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है आपके पास, है ना। क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट कितना बच्चों, सर 85,000 रुपीज़। अब 85,000 रुपीज़ के टोटल क्रेडिटर्स यहाँ पे वो दो चीज़ों में सेटलमेंट करवा रहे हैं। दो चीज़ों में कौन कौन सी, सर एक चीज़ है कैश, दूसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो अगर कैश और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों में सेटलमेंट की जा रही है तो कैश में कितना दिया जा रहा है, सर कैश में दिया जा रहा है हमें 40,000 रुपीज़ का अमाउंट, और यहाँ दिया जा रहा है मुझे 43,000 रुपीज़ का अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट। तो ये सेटलमेंट की बात की जा रही है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं लिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं दोबारा से एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ तो चेकआउट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो जो क्वेश्चन अवेलेबल है उस क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अदरवाइज आपकी बुक में भी, टी एस ग्रेवाल की बुक में अगर आप सर्च आउट करोगे तो क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। उसी के क्वेश्चन हम लोग आज फ्रेम कर रहे हैं सारे के सारे, बिकॉज वहाँ से आपको एक सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल है आपके लिए। टी एस ग्रेवाल हो गया और डी के गोयल हो गया, मैक्सिमम जगह पे आपका टी एस ग्रेवाल अवेलेबल है। ओके, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बैक टू क्वेश्चन। क्या बोला उसने मुझे, कह रहा है 85,000 रुपीज़ की हमारी लाइबिलिटी अवेलेबल है बुक्स के अंदर। अब डाटा में कह रहा है कि हमारे पास कैश हमने कितना पे किया उन लोगों को, 40,000 रुपीज़ का, और टोटल अमाउंट का जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसमें 43,000 रुपीज़ का हमने उसे इन्वेस्टमेंट हैंड ओवर कर दिया क्रेडिटर्स को, और सेटलमेंट हो चुका है। अब देखो, जब मैंने आपको बेसिक समझाया था तब मैंने आपको सिखाया था बेटा कि जब कभी भी कोई भी लाइबिलिटी और एसेट्स का आपस में कोई सेटलमेंट होता है और वो भी फुल सेटलमेंट, तो उस पर्टिकुलर पार्ट की आप कोई एंट्री फ्रेम नहीं करोगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो एंट्री फ्रेम होगी सर केवल इस कैश के लिए एंट्री फ्रेम होगी। अब पॉइंट आता है सर एंट्रीज क्या बनेगी, तो बेटा एंट्री सेम वही बनेगी। सिंपल सी एंट्री आपके पास बनने वाली है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कैश। कैश आया या गया इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर, सर कैश हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, कैश हमारा जा रहा है। तो जो चीज़ जाती है उसे हम क्या करते हैं सर बेटा, उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पॉइंट हमारे पास है। तो जो चीज़ गई, क्या गया सर, यहाँ से कैश चला गया, है ना। तो कैश गया और इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे अपने किस तरफ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, है ना। तो ये आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड अमाउंट कितना आने वाला है बेटा, केवल 40,000 रुपये का अमाउंट आएगा। 43,000 रुपीज़ की कोई वैल्यू आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो दैट्स माई एंट्री ऑफ अ फर्स्ट पॉइंट। खत्म हो गया, बहुत सिंपल था, है ना। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट सेज दैट कि क्रेडिटर्स की वैल्यू है 16,000 रुपीज़ की एंड दे एक्सेप्टेड मशीनरी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18,000 है। और आगे लिखा है इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, मतलब जो क्लेम वगैरह था वो सारा सेटल हो चुका है, कुछ लेना देना बाकी नहीं है। दैट मीन्स इस पूरे पॉइंट में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका मतलब क्या, कोई एंट्री पास नहीं होने वाली, क्योंकि अगेन क्रेडिटर्स और मशीनरी दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आपके काउंट होंगे, तो दोनों ही क्लैश कर जाएंगे। इसका मतलब कोई एंट्री पास नहीं। और मेक श्योर कि जिस पॉइंट की कोई एंट्री पास नहीं होती है उसमें आपको प्रॉपरली मेंशन करके आना है कि हाँ इसमें नो एंट्री हुई है मेरी, मतलब कोई एंट्री नहीं है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ आपको आता है कि हाँ भाई इसमें नई एंट्री नहीं होगी, इसलिए आपने इसको लिखा है। हाँ, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिख के ही नहीं आते, सेकंड एंट्री लिखेंगे ही नहीं वो, तो वहाँ पर क्या क्या मैसेज जाता है,
टीचर के पास कि हाँ बच्चे को एंट्री पता ही नहीं थी इसकी, लेकिन जैसे ही आपने नो एंट्री मेंशन किया इसका मतलब क्या, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होने वाली। क्लियर? ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 90,000 रुपये की। अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई क्रेडिटर्स आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या ले लो, हमें बिल्डिंग दे दो आप। बिल्डिंग कितने रुपए की है बेटा, बिल्डिंग हमारी है, टोटल अमाउंट जो बिल्डिंग का है वो है 1,20,000 रुपये का बिल्डिंग है ना, 120 का बिल्डिंग है, लेकिन उनकी लाइबिलिटी जो है वो कितनी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ चेक करो, आपके जो क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं बुक्स में, लाइबिलिटीज़ आपके कितने रुपए की है, केवल 90,000 रुपये की। ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, वो बिल्डिंग आप हमें पकड़ा दो, और बिल्डिंग हमारी बुक्स में कितनी है सर, 1,20,000 रुपये की। तो हमने क्या बोला सर, बिल्डिंग महंगी है हमारी, तो ये क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो बैलेंस अमाउंट है 30,000 रुपीज़ का वी विल पे बैक। तो क्रेडिटर्स ने क्या किया, क्रेडिटर्स ने इस तरफ अपना सेटलमेंट करवा लिया, लेकिन 30,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा जो अमाउंट था वो इन लोगों ने किसको दे दिया, फर्म को दे दिया। कितना दिया है, 30,000 रुपये। तो यही 30,000 रुपीज़ हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो पैसा आ रहा है या जा रहा है, सर इसमें तो पैसा आ रहा है बिकॉज क्रेडिटर्स हमें पैसे दे रहे हैं। तो क्रेडिटर्स अगर पैसे दे रहे हैं तो कैश अकाउंट को आप क्या करोगे बच्चों, डेबिट करेंगे, है ना। और नीचे क्या लिखोगे आप, टू रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ तो बेनिफिट हो गया ना आपका, तो जितना पैसा आपको मिला वो रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का, क्योंकि सब कुछ आपका रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पे सेटल किया जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका, जहाँ पे हमने क्रेडिटर्स की वैल्यूज़ में कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी कवर्ड अप हो चुकी हैं। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो, ये सॉल्यूशन है हमारे पहले क्वेश्चन का। अगर आपने इसको कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम चल देंगे अभी अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं, थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप रीड आउट कर सकते हो क्या क्या है। वैसे तो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है सेकंड क्वेश्चन, क्या क्या बोल रहा है। इट सेज कि पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, पारस और प्रिया। अब इनके बारे में क्या क्या बोला गया है। इट सेज कि पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, इन्होंने बोला कि भाई इनके पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ था, ओल्ड कोई पुराना फर्नीचर होगा इनके पास, है ना, उसे इन लोगों ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया था। मतलब अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स बन चुका है। ओके, अब हमने क्या किया, इसे बेच दिया मार्केट में, कितने रुपए का, 3,000 रुपये का। ठीक है सर, परफेक्ट। अभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। तो चलो सॉल्यूशन पे देखते हैं सीधा बेटा। सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ देखो आपने क्या किया है, आपने एक पुराना फर्नीचर जो फर्म के पास था वो बुक्स में से ख़त्म हो चुका है ना, पास्ट में आपने हटा दिया, राइट ऑफ कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था। अभी आपने उसे सेल आउट कर दिया, तो जब सेल किया तो पैसा मिलेगा, है ना, पैसा मिलेगा तो कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, कैश इंक्रीज करेगा सर। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज सारी एंट्रीज को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही आपको एडजस्ट करना होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंटिंग कितना, 3,000 के। तो जितना पैसा मिलेगा आप उतना ही रिकॉर्ड करोगे। 3,000 मिला तो हम 3,000 रिकॉर्ड कर देंगे, खत्म काम हमारा, है ना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में पार्टनर्स क्या बोलता है, पार्टनर कहता है कि आशीष, एक पार्टनर हमारे पास है, कोई पार्टनर नहीं बेटा, ये कस्टमर है कोई हमारे पास, ओल्ड कस्टमर है, हुज अकाउंट वॉज ₹10,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। हमने इसका 10,000 रुपये का नुकसान बुक कर लिया था पिछले साल, मतलब हमने मान लिया था कि ये पैसा डूब गया और इसको ख़त्म कर दिया था बुक्स में से। अब वो 60% अपने अमाउंट का पे कर चुका है, तो जब उसने हमें पे किया, अगेन कैश इंक्रीज करेगा बिकॉज पेमेंट रिसीव होगी हमें, है ना, पैसा मिलेगा। तो अगेन सेम एंट्री, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर भी पैसा आपको मिल रहा है। तो बेटा जितना पैसा मिलेगा हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, मुझे बाकी अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या करता है, केवल और केवल आपके टोटल एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेगा। तो टोटल एडजस्टमेंट में 6,000 रुपये रिसीव होगा 10,000 में से, क्योंकि जितना पैसा मिला उतना ही बहुत है ना, क्योंकि आप तो मान चुके थे ना कि पैसा आपका डूब ही गया सारा का सारा, बट कुछ तो मिल गया, जितना मिल गया आपने उतना रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया, दैट्स इट। अगला पार्ट, इट सेज पारस एग्रीड टू टुक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब ये भी गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब वैल्यूड गुडविल है, क्योंकि वैल्यूड गुडविल ही एक ऐसी गुडविल होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ओके, एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 30,000 रुपये। कितने में लेके गया सर वो,
30,000 में लेके गया। अब बेटा जब वो एसेट्स लेके जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री हम क्या पास करेंगे? सर एंट्री हमारे पास क्या पास होने वाली है? मुझे बताओ, पार्टनर पैसा लेके गया है ना, पार्टनर से यहाँ मुझे रिकवरी करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पार्टनर क्या है बेटा? पार्टनर की जो कैपिटल होती है ना, उसे हम लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल लायबिलिटी। अब कभी भी किसी भी केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी या तो बढ़ेगी, है ना, या तो वो इंक्रीज करेगी या तो वो डिक्रीज करेगी। इट डिपेंड कि सिनेरियो क्या है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पारस एग्री टू टेक ओवर द गुडविल। पारस गुडविल लेके जा रहा है, मतलब एक फर्म का एसेट्स लेके जा रहा है, जिसके बदले में हम उससे पैसे रिकवर करेंगे। तो इन दैट केस हम अगर उससे पैसे रिकवर करेंगे तो कब रिकवर करेंगे? उसकी कैपिटल में से एडजस्टमेंट करवा लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को कट कर लेंगे। कैपिटल जब कट होगी तो हम डेबिट करेंगे, और बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऑफ द लायबिलिटीज। बिकॉज लायबिलिटीज का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, है ना। तो इसी रूल के अकॉर्डिंगली हम ये सब यूज़ करेंगे। अब एंट्रीज क्या बनेंगी इस पॉइंट में? जैसा मैंने क्या देखा अभी कि हमने गुडविल पार्टनर को दे दी। अब पार्टनर को जब गुडविल देंगे तो उसकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? सर कम हो जाएगी उसकी कैपिटल, बिकॉज वो पैसा हम उससे रिकवर करने वाले हैं। तो जितना पैसा हम उससे रिकवर करेंगे वो डाल देंगे यहाँ पे। तो कितना पैसा रिकवर करना है और किससे रिकवर करना है? आपको पारस से रिकवर करना है। तो यहाँ आप लिखोगे पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा रिकवर करना है बेटा? 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ का अमाउंट हम उससे रिकवर करेंगे। बाकी देखो हर क्वेश्चन में ना आपको नरेशन लिखना मैंडेटरी है, तो नरेशन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। सारे के सारे पॉइंट्स में जो भी नरेशन होगी वो मेंशन आपको करनी ही करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन में? इट सेज दैट कि देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर। एक पुराना कोई टाइपराइटर पड़ा होगा हमारे पास, इसे भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज की डेट में अगर हम उसे बेचें तो उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो हमारे पास है वो है 400 रुपये की। और अब इसी वैल्यू पर क्वेश्चन है, कहता है इट वॉज टेकन बाय प्रिया। प्रिया जो सेकंड पार्टनर हमारे पास है, पारस और प्रिया दो पार्टनर्स थे हमारे पास। क्या बोला गया है कि प्रिया ने इसी वैल्यू को, इसी टाइपराइटर को ले लिया है कितने में? 25% का लेस वैल्यू पर। इसका मतलब यहां पर हम प्रिया से पैसे रिकवर करेंगे। तो बेटा प्रिया से जब आप पैसे रिकवर करोगे तो अगेन प्रिया का कैपिटल कट होगा। तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे? प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अमाउंट कितना आने वाला बच्चों? सर 4,400 रुपये का अमाउंट था, लेकिन हम 25% ऑफ 400 माइनस कर दोगे, है ना। तो वैल्यू कितनी बचने वाली है बेटा? 300 रुपये की वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है, ख़त्म काम। क्योंकि हमें पूरा पैसा नहीं लेना उससे, हमें उससे 25% कम लेने हैं। तो 400 का 25% होता है 100 रुपीज़, वो हमने माइनस करवा लिया और हो गया हमारा काम, है ना। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। अभी देखो लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है काफ़ी सही पॉइंट है। इसमें कहता है कि देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच इन स्टार लिमिटेड। मतलब जब ये बिजनेस कर रहे थे तो कुछ शेयर्स परचेज कर रखे होंगे इन लोगों ने, जो 100 रुपीज़ 100 शेयर्स हैं टोटल मिलाकर 10 रुपये का एक परचेज किया होगा उस टाइम पे, जिसका अमाउंट कितना निकल के आता है मेरा? स्टार लिमिटेड का अमाउंट है एट ए कॉस्ट ऑफ 2,000। आज के टाइम पे उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 2,000 की वैल्यू है। इसे भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हटा दिया था पूरी तरीके से, मतलब ये भी हम मान लिया था कि ख़राब हो गए, किसी काम के नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जब हमने उनकी वैल्यू चेक किया तो हमें पता लगा कि आज के टाइम पे वो शेयर, एक शेयर जो था वो कितने का है? वो 6 रुपये का शेयर है। और इन्हीं शेयर को हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब पॉइंट आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया, इसका मतलब रेशियो तो गिवन नहीं है आपको। अब रेशियो अगर गिवन नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? इक्वल हमेशा से, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री इस बार अगेन जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया था शेयर्स के फॉर्म में, वो पैसा हम इनको दे रहे हैं, वो शेयर्स हम इनको दे रहे हैं, उनकी कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। तो मतलब कैपिटल कट करेंगे इनकी हम। तो अगेन इनकी कैपिटल कट करेंगे तो कैपिटल दोबारा से डेबिट हो जाएगी। और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर अमाउंट कितना आएगा? तो बेटा अमाउंट आएगा यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे 100। जब इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे इनकी वैल्यू थी 10 रुपये। इसका मतलब हमने 1000 रुपीज़ मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। लेकिन आज के सिनेरियो में जो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी है? 6 रुपीज़ पर शेयर। तो 600 रुपये का अमाउंट हो गया एक तरीके से। अब यही 600 रुपीज़ का अमाउंट मैंने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो आज के टाइम में करंट वैल्यूएशन ये है, और यही पैसा मुझे पार्टनर से रिकवर करना है। कितना? 600 का 300 रिकवर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो 300 एंड 300, तो फाइनल अमाउंट यहाँ आ जाएगा बेटा आपका कितना? 600 रुपये का अमाउंट। ठीक है, 100 शेयर्स के हिसाब से। और ये होगी हमारी एंट्री कंप्लीट। क्लियर? इसके नरेशन आप मेंशन कर देना कि बीइंग शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड ट्रांसफर्ड
बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया हमारा काम, दैट्स इट। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए आज की क्लास में। 2 क्वेश्चन के बाद हम अभी और क्वेश्चंस कुछ कवर अप करेंगे ताकि आपको इस जो जनरल एंट्रीज का बेस है, जो थोड़ा सा डर लगता है जनरल एंट्रीज से, डिसोल्यूशन है, बिकॉज जनरल एंट्री ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही आती है सबसे ज़्यादा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना हो, आपको कोई दिक्कत ना है, बिकॉज मैंने चाहता आपका कोई भी क्वेश्चन का 1 मार्क्स भी आपका कटे। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ओके, तो जो थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इट सेज पास करो जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू। हमारे पास पी और क्यू यहाँ पर 2 पार्टनर्स अवेलेबल हैं, दोनों की फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है। अब इनकी एंट्रीज आपको पास ऑन करनी है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ के, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज ये हम सब ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ओके, देन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कह रहा है पहले पॉइंट में स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जो कि 2 लाख रुपए का स्टॉक है। अब आगे बोला गया है कि पी टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। पी ने क्या किया है, टोटल स्टॉक का 50% स्टॉक 10% के डिस्काउंट पर टेक ओवर कर लिया, और रिमेनिंग जो बच गया 50% वाला पार्ट, उसे हमने मार्केट में सेल आउट कर दिया है। कितने में? 25% के प्रॉफिट में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हम लोग अपने साइड में, आपका क्वेश्चन चलता रहेगा, पड़ा रहेगा, एक बार चेकआउट कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो, तो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। इसमें क्या बोला गया एक बार चेक कर सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे ना हम ये सॉल्यूशन वाला पार्ट रखें, क्वेश्चन आपका उस तरफ अवेलेबल है ही। अब देखो क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि भाई आपके पास 2 लाख रुपए का स्टॉक है। 2 लाख के स्टॉक के 2 पार्ट्स हमने किए, 50% एंड 50%। इसका मतलब इसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया बच्चों, 1 लाख रुपए का अमाउंट, और इसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया बच्चों, ये भी 1 लाख हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला कि ये जो अमाउंट है ना, ये वाला जो अमाउंट ये पी लेके चला गया, कितने में लेके गया बेटा, ये 10% के डिस्काउंट पे। इसका मतलब 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो फाइनल अमाउंट होता है मेरा कितना, 90,000 रुपये का। ये हम किससे रिकवर करेंगे, ये हम पी से रिकवर करेंगे, है ना, क्योंकि पी अगर लेके गया तो जाहिर सी बात है पी से इसका पैसा लेना पड़ेगा मुझे, उसके कैपिटल में से एडजस्ट करवा लेंगे। और जो ये वाला अमाउंट बच गया, ये हमने मार्केट में सेल कर दिया है 25% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब 25,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 1,25,000 रुपये मुझे कहाँ से रिकवर करना है, मार्केट से। अब मार्केट से अगर रिकवर करोगे बेटा तो कैश में रिकवर करोगे, जाहिर सी बात है ना। अब एंट्री क्या होगी, देखो, अब पी से अगर रिकवर करोगे तो पी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज उसकी कैपिटल हम कट करेंगे, तो ये भी डेबिट होगा, है ना। और कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, रीजन बिकॉज पैसा मिल रहा है आपको, है ना, पैसा मिलेगा तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो इसी सिनेरियो में हम क्या करेंगे, 2 एंट्री पास करने की जगह 1 एंट्री भी आप पास कर सकते हो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 1 एंट्री हमारे पास बन जाती है, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। अब बेटा पी से कितना लिया आपने, सर पी से हमने लिया 90,000 रुपये, तो ये आ गया आपका 90,000 रुपीज़। एंड मार्केट से कितना टेक ओवर किया आपने, ये वाला 1,25,000 रुपीज़ का अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट कितना रिकॉर्ड होने वाला बेटा, 2,15,000 रुपये। तो मेरी ये एंट्री बन जाती है, जिसकी नरेशन आपको मेंशन करनी है। फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो आई होप ये वाली एंट्री आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा। देखो जब चार्ट बना लेते हो ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको चार्ट के फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करना है। अगर मैंने बताया था जब भी एक पर्टिकुलर पार्ट को 2-3 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है तो चार्ट हेल्प करेगा आपकी एंट्रीज को फ्रेम करने के लिए। ओके, आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट सेज कि डेटर हैं आपके पास, जिनका जो डेटर्स और प्रोविजन फॉर डीडी, डेटर्स का जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है वो है बेटा 2,25,000 रुपये का। 2,25,000 रुपये के डेटर्स हैं एंड प्रोविजन फॉर डीडी अवेलेबल है आपके पास कितने रुपए का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब 25,000 रुपये का। तो अभी टोटल डेटर्स कितने के बने मेरे पास, 2,25,000 रुपये के। क्वेश्चन आगे बोलता है कि 20,000 रुपये के जो बुक डेट्स थे, मतलब डेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो प्रूव्ड बैड, बैड मतलब खत्म हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। तो बेटा प्रोविजन का मतलब सिंपल सा क्या होता है, आप मुझे एक बात बताओ, हम जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी एक तरीके की लायबिलिटी ही तो होती है ना। आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के एक सर्टेन अमाउंट सेट कर दिया कि हाँ इतना नुकसान हो सकता है, हुआ तो नहीं है ना। आपके डेटर्स एक्चुअल में कितने हैं, सर हमारे डेटर एक्चुअल में जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो है 2,25,000 रुपये के। हम जब रिकवरी करने गए हमें पता लगा 20,000 आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज बैड हो गया, डूब गया पैसा आपका। तो जो नहीं मिला हमने अगर उसे माइनस कर दिया तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मेरे पास आ जाएगा।
दैट्स इट। मुझे प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोविजन तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है 25,000 रुपये का, तो वो किसी काम का नहीं है। आपके लिए क्या है, कैश रिसीव्ड जो हुआ होगा डेटर्स के नाम पे वो इतना होगा 2,05,000 रुपये का। तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया हमारा काम। तो बेटा कितना अमाउंट आने वाला है इधर, 2,05,000, बिकॉज वही अमाउंट है जो हमें रिसीव होगा मार्केट से, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये तो हमारे पास हो गया पार्ट खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के पार्ट में बोला गया कि बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, बुक वैल्यू हमारे पास है 60,000 रुपये की। आगे बोला गया है कि रियलाइज किया जाएगा इसे एट 1,25,000 रुपीज़ के अमाउंट में। तो 1,125% पे। अब इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है मेरा वो कितना अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है मेरी 60,000 रुपये की, और क्वेश्चन ने बोला गया है आपको कि 125% पे आप इसे रियलाइज़ करोगे, मतलब मार्केट में सेल करके आपको कितना पैसा मिलेगा, 125%, विच विल कम अराउंड 75,000 रुपीज़। तो इतना अमाउंट मुझे रिकवर होगा इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ सेल किया हमने, मार्केट में सेल किया। जब मार्केट में सेल करोगे पैसा मिलेगा, तो दोबारा क्या एंट्री बनती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना पैसा मुझे मिला हम उतना रिकॉर्ड करेंगे। पैसा कितना मिला मुझे, 75,000 रुपीज़ का अमाउंट, ये मुझे रिकवर हो गया। अब बाकी अमाउंट छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ वाले में क्वेश्चन ने क्या बोला, इट सेज गुडविल 75,000 रुपीज़ का, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस आपके पास कितना है, 10,000 रुपीज़ का। अब ये जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है ना, ये है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। अब इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कभी भी कोई एंट्री आपके पास अवेलेबल अगर है इंटेंजिबल के लिए, तो कोई एंट्री आप अपने एंड से पास ऑन नहीं करोगे, बिकॉज ये मान के चलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स आपके सेल नहीं हुए हैं अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो। हाँ, अदर एसेट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, पॉइंट भी मैंने आपको लिखवाया था कि अदर एसेट्स अगर अवेलेबल है हमारे पास, तो उनके लिए उनकी बुक वैल्यू पे हम उन्हें सेल कर देते हैं। लेकिन इंटेंजिबल के लिए कोई एंट्री पास नहीं होती है अगर रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है आपके पास, नो एंट्री, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो गिवन है कि गुडविल हमारी इतनी है, फिर प्रीपेड फायर इंश्योरेंस इतना है, लेकिन उनका रियलाइजेबल वैल्यू मिसिंग है, दैट मीन्स नो एंट्री। ओके, चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है एक बार उसको देख लो अच्छे से, क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज अगर ये क्रैक कर लिया तो पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इट सेज कि जो टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो है 1,60,000 रुपये की। लिख लेते हैं इसको बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1,60,000 रुपये के हमारे पास क्या हो गया बच्चों, क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर हमारे पास आ गया 1,60,000 का। आगे कहता है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। आधे क्रेडिटर्स मतलब कितने, 1,60,000 में से आधे मतलब 80,000 के। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप हमें क्या दे दो, प्लांट एंड मशीनरी दे दो, कितने का, 54,000 रुपीज़ का। और जो ये बताया गया है कि ये फुल सेटलमेंट में दिया गया है, एंड इसके अलावा वो कैश भी मांग रहे हैं आपसे। तो कैश कितना मांग रहे हैं, कैश मांग रहे हैं 16,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद। जो बैलेंस कितना बचा मेरा, इसमें से हमने माइनस किया तो बैलेंस बचा 26,000 रुपीज़ का। लेकिन 16,000 का वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं आपको। तो एग्जैक्टली 10,000 रुपीज़ का आपका क्या हो गया, केवल और केवल कैश। इसका मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स में से 80,000 के अमाउंट के लिए वो लोग प्लांटर मशीनरी मांग रहे हैं 54 के लिए, और 26,000 रुपीज़ का जो बैलेंस बच गया इसके लिए कैश पेमेंट मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो 16,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे आपको। दैट मीन्स 10,000 का कैश हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स बच गए, दैट मीन्स 80,000 के रिमेनिंग बचेंगे यहाँ पे। इस रिमेनिंग क्रेडिटर्स में सेटलमेंट हुई है 90% पे, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट यहाँ भी मिल गया। तो 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, दैट मीन्स 72,000 रुपीज़ का कैश पेमेंट हमने यहाँ पर भी किया होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो कैश वाला पेमेंट है हम केवल वो उठाएंगे, बाकी के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं उठाने के लिए, क्योंकि ये क्रेडिटर और ये एसेट्स, तो सेटलमेंट हो रही है लायबिलिटी और एसेट्स की, तो इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है आपको, बिकॉज ये सेटल हो गया। यहाँ पर कैश में मैंने कितना पे किया, कैश में पे किया 10,000 रुपीज़, और यहाँ भी हमने कैश पे किया है 72,000 रुपीज़ का। तो इन दोनों को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी छोड़ दो आप। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर मुझे पैसा देना पड़ रहा है, तो जितना पैसा मुझे देना पड़ेगा हम उतना रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ रिकॉर्ड करोगे आप टू साइड पे कैश अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे सर, डेबिट में लिखो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का अमाउंट, दोनों को मर्ज कर सकते हो आप,
₹2000 की वैल्यू ये हमारे पास फाइनली रिकॉर्ड हो जाएगी। डन। तो ये हमारे पास फाइनल एंट्रीज हो गई सारी की सारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अब करेंगे अपने पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कनेक्टेड एंट्रीज जितनी भी होती है हमारे पास। तो आई होप आज की क्लास में सबको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो पिन कमेंट में आप डाल सकते हो, वहाँ से आपकी क्वेरीज को एंटरटेन किया जाएगा और प्रॉपर्ली सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।